हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमको गांधी युग के बारे में पढ़ना था। सबसे पहले गांधी जी से रिलेटेड सारे आंदोलन हमको वन बाय वन पढ़ना है, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार पूछता है। तो गांधी युग है, आपको पता ही है, 1919 से लेकर 1947 तक का। तो सबसे पहले जो इनका जन्मदिन है वो है 20 अक्टूबर, सॉरी 20 नहीं 2 अक्टूबर है, ये नहीं होगा, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। तो कुछ इनसे रिलेटेड क्योंकि पूछा जाता है इनसे फैक्ट, तो 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते ही हैं। इनकी माँ का नाम है पुतलीबाई और पिता का नाम है काबा या फिर करमचंद गांधी। पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी और 13 साल में ही विवाह हो गया था। पिता जो है पोरबंदर एंड वांकानेर के दीवान है। तो इनके पिता का जो प्रोफेशन की बात करें तो वो पोरबंदर एंड वांकानेर के ये दीवान है। तो ये गांधी जी से रिलेटेड है, इतना हमने पढ़ा। अब गांधी जी की शिक्षा कहाँ पर हुई है वो भी देख लेते हैं। तो गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो राजकोट में हुई। फिर उन्होंने कॉलेज जो है श्यामलाल दास कॉलेज से किया और वकालत की पढ़ाई करने के लिए आपको पता ही है लंदन चले गए थे 1888 से लेकर 1891। आज जो आप लोगों के जो प्रश्न आते हैं ना कि आखिर में ये 1901 में कैसे आए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस पूरा देख लो, एक एक चीज यहां से पूछा गया है एग्जाम में। अब ये आपने गांधी जी की शिक्षा के बारे में पढ़ा। इनके 4 पुत्र थे जो कि नाम पूछता है, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। और इनका एक दत्तक पुत्र भी था, जमुना लाल बजाज। तो ये भी पूछता है कि गांधी जी के दत्तक पुत्र का नाम क्या है, तो जमुना लाल बजाज, ठीक है। तो ये इनके 4 पुत्र के नाम है और ये इनके दत्तक पुत्र का नाम है। चलो, अब आपको पता है बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं, तो वहां से रिलेटेड जो चीजें पूछी जाती हैं वो देखते हैं। बैरिस्टर की पढ़ाई करने ये लंदन गए 1888 में। 1891 में ये भारत लौटते हैं और बॉम्बे में वकालत शुरू करते हैं। फिर 1893 में ये साउथ अफ्रीका जाते हैं, क्योंकि जो गुजरात का एक कोई व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, इसका केस लड़ने के लिए जाते हैं साउथ अफ्रीका दोबारा। देखो, 91 में वापस आते हैं, 93 में फिर जाते हैं साउथ अफ्रीका इसका अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए और जीत जाते हैं। परंतु वहां पर ना ये रंग भेद का शिकार हो जाते हैं। फिर साउथ अफ्रीका में ये पूछता है कि साउथ अफ्रीका में कितने साल बिताए हैं, तो 21 ईयर। फिर इसी दौरान जब वो 21 साल रहते हैं ना साउथ अफ्रीका में, तो इस दौरान वो 3 बार भारत आते हैं। तो जो लोग मेरे से पूछते हैं ना कि 1915 में तो इनका ये हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, तो ये 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में ये कैसे भाग ले लिए, तो ये ऐसा नहीं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए तो कभी वापस ही नहीं आए। 21 साल के बीच में ये 3 बार आते हैं। पहली बार आते हैं ये 1897 में, अपनी पत्नी और बच्चों को साउथ अफ्रीका लेके चले जाते हैं। फिर ये दूसरी बार आते हैं 1901 में। आपको पता ही है कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है इसमें भाग लेने के लिए। उसके बाद से आपको पता है तीसरी बार तो परमानेंट ही आ जाते हैं। 9 जनवरी 1915 को परमानेंट भारत आ जाते हैं, इसीलिए हम इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब आपको सवाल का आंसर मिल चुका होगा कि आखिर में ये 1901 में कैसे आ गए। समझ गए, क्योंकि 3 बार इस बीच में भारत आते हैं। कहानी की तरह पढ़ो, आपको बिल्कुल भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से मजा आ जाएगा गांधी जी के बारे में पढ़ते हुए, और सारे आंदोलन भी बिना रटे याद होगा, बस आप देखते जाइए। इसके बाद इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, 1925 में प्रकाशित होता है। इनका सिद्धांत क्या था गांधी जी का, आपको पता ही है, सत्य और अहिंसा। इनकी प्रमुख शिष्या का नाम है मैडलिन स्लेड, जिसको ये मीराबेन का नाम दिए। तो मैडलिन स्लेड वाला क्वेश्चन पूछेगा, इनकी प्रमुख शिष्या जिसको गांधी जी ने मीराबेन का नाम दिया, उनका नाम क्या था, मैडलिन स्लेड। इनके राजनीतिक गुरु हैं हमारे गोखले जी और इनके आध्यात्मिक गुरु हैं नारायण गुरु। तो ये दोनों भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब गांधी जी से रिलेटेड कुछ प्रमुख किताबें पूछी जाती हैं, वो देखिए इस बार पूरा कंटेंट मैं डिटेल में लेकर आई हूँ, क्वेश्चन आंसर नहीं है ये, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपने बहुत प्रैक्टिस की है। अब लास्ट टाइम चल रहा है ना, तो नोट्स से रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ कि हर दिन आप 30 मिनट बस मेरे चैनल पे जुड़े रहें, 30 मिनट में रिवीजन करिए, और यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का, ठीक है। इनकी प्रमुख किताबें आपको पता ही है, एक तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथा है, और हिंद स्वराज साउथ अफ्रीका में थे 1909, ये 2 बार हो चुका है, 1909 हिंद स्वराज साउथ अफ्रीका, ये सारी इनकी किताबें हैं। सुनो विद्यार्थियों भी इनकी किताबें हैं, अनाशक्त योग भी इनकी किताब है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम और सप्त महाव्रत। तो इसमें से कुछ भी पूछ ले कि गांधी जी की प्रमुख किताबें इसमें से कौन सी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहां पर मैंने एक साथ में सब कुछ लिख दिया है। अब इनके समाचार पत्र भी देख लीजिए। एक इनका समाचार पत्र है नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन है और इंडियन ओपिनियन। तो ये हो गए इनके समाचार पत्र।
पत्र। अब इनकी मृत्यु कब होती है तो आपको पता ही है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। तो 30 जनवरी 1948 ये डेट पूछा जाता है, इसलिए याद रखें। गांधी जी को कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां मिली थी और आपको पता है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें गांधी जी से प्रश्न ना आए ऐसा कभी होता नहीं है। तो सारे उपाधि मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आपको कहीं से ढूंढना ना पड़े। सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी है गांधी जी को। ये सब गांधी जी को उपाधियां मिली हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। पीडीएफ में थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, इसी वजह से कल बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो पीडीएफ में भी अपने आप बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक हो जा रही थी, फिर भी मैंने सोचा कि आज इस क्लास को करना ही है, तो बस इस एक मेहनत के लिए लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। तो महत्वपूर्ण उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को दिया है महात्मा का। जवाहरलाल नेहरू और सीएफ एंड्रयूज ने जो है गांधी जी को उपाधि, हम बोलते हैं ना बापू, आखिर में बापू की उपाधि किसने दी है तो नेहरू जी ने और सीएफ एंड्रयूज ने। मलंग बाबा किसने कहा था गांधी जी को, तो ये काबिलियों के द्वारा कहा गया था, जो काबिलिये थे ना उनके द्वारा कहा गया। और ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था ना उसी बीच में मलंग बाबा कहा गया था काबिलियों के द्वारा। माउंटबेटन ने इनको बोला था 1 मैन बाउंड्री फोर्स, गांधी जी को बोला था। फिर उसके बाद से इनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको बोला गया था भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो क्वेश्चन पूछता है कि भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि इनको किस युद्ध के दौरान मिला था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। फिर इसके बाद से जो है अर्धनग्न फकीर, ये अर्ध है, अर्धा नहीं है, अर्ध है। तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, ये भी आपको नाम याद रखना है, अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथि। ठीक है, भंगी शिरोमणि किसने कहा था, तो साउथ अफ्रीका का इनका एक मित्र है उसने कहा था भंगी शिरोमणि। ठीक है, कर्मवीर इनको कहा गया था, ये भी इनका साउथ अफ्रीका का एक मित्र है उसने कहा था इनको कर्मवीर। तो भंगी शिरोमणि हो गया, कर्मवीर हो गया, ये दोनों इनको साउथ अफ्रीका का जो इनका दोस्त है उसके द्वारा कहा गया। उसके बाद इनको भिखारियों का राजा किसने कहा, तो ये मदन मोहन मालवीय जी ने कहा गांधी जी को। ठीक है, सरोजनी नायडू जी ने कहा 2 महात्मा हैं, गांधी जी और इरविन को कहा ये देखो ये 2 महात्मा, ये कहा था सरोजनी नायडू ने। केसरी हिंद की उपाधि आपको पता ही है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और देशद्रोही फकीर भी विंस्टन चर्चिल ही कहता है। कुली बैरिस्टर, साउथ अफ्रीका का जो अंग्रेज मजिस्ट्रेट था वो जब इनको देखता है तो बोलता है ये तो कुली जो है बैरिस्टर है, कुली बैरिस्टर है। ठीक है, भारत का अजात शत्रु किसने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। और आधुनिक युग का अजात शत्रु भी कहा है डॉक्टर राजेंद्र, शत्रु नहीं प्रसाद। ठीक है, पीडीएफ में तो आपको सब कुछ सही मिलेगा। तो भारत का अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद ने और आधुनिक युग का अजात शत्रु कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता किसने कहा है, तो ये कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। ये तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूं। देखो, एक है आपका राष्ट्रपिता, एक है महात्मा। तो राष्ट्रपिता आप याद रखिएगा क्योंकि हम सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जानते हैं और नेता में आपका आता है ता। तो ये ता और राष्ट्रपिता आप समझ सकते हो ना, तो दोनों का कनेक्शन, ताकि आपको भूले ना कि महात्मा किसने कहा है, राष्ट्रपिता किसने कहा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के नाम से इनको संबोधित किया था और महात्मा के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये चीजें मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि ये महात्मा वाला और ये राष्ट्रपिता वाला कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नेता का तो से आप याद, राष्ट्रपिता याद रख लीजिएगा और महात्मा तो याद ही हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब इनके कुछ प्रमुख आश्रम हैं जिसके नाम आपको याद होना चाहिए। तो एक है इनका फिनिक्स फर्म आश्रम, और ये कहाँ पे है, तो ये डरबन साउथ अफ्रीका में है। ये इनका पहला आश्रम है। तो पूछता है कि इनका पहला आश्रम जो है वो कौन सा है, तो वो है फिनिक्स। ठीक है, डरबन साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद से इनका टॉलस्टॉय भी है जो कि जोहान्सबर्ग में है। 30 मई 1910 को इसकी स्थापना होती है। एंड जो सत्याग्रह है कोचराम अहमदाबाद में है 25 मई। ये सारे जो डेट मैंने लिख दिया है कि अगर आपके नज़र पे सामने आता रहेगा तो आप भूलेंगे नहीं। सारे आश्रम है, ये सब गांधी जी के आश्रम है। फिनिक्स हो गया, टॉलस्टॉय हो गया, सत्याग्रह हो गया, ये कोचराम में है। साबरमती आश्रम जानते ही हो आप, साबरमती नदी के तट पे है। इसकी स्थापना हुई थी 17 जून 1917 में। अनाशक्ति ये आपका कौसानी में है, उत्तराखंड में पड़ता है, 1929 में है। अनाशक्ति आश्रम, जो लोग घूमने जाते हैं वो आश्रम भी देखते ही हैं। सेवाग्राम आश्रम इनका आपको पता ही है, वर्धा में है, गुजरात में है। 30 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना होती है। तो एक काम करो, अगर नंबर ना याद हो पाए तो कम से कम ये आश्रम तो याद ही कर लेना। सबसे पहला आश्रम है इनका फिनिक्स फर्म आश्रम। ठीक है, टॉलस्टॉय, सत्याग्रह, साबरमती, अनासक्ति, सेवाग्राम, एटलीस्ट ये नाम याद रख लीजिए।
ठीक है। अब गांधी जी के कुछ सत्याग्रह थे जो कि आपको क्रम में लगाने के लिए पूछेगा कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसको क्रम में लगाओ, कौन पहले हुआ था क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो, भारत में गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में होता है, और ये गांधी जी का पहला आंदोलन था, इसलिए क्वेश्चन पूछेगा। आखिर में स्टार्ट कैसे हुआ, तो 1917 में राजकुमार शुक्ला, आपको पता ही है, किसानों की समस्या उठाते हैं। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था ना, मैंने आपको बताया था, वहीं से इस पे चर्चा होती है। तो जैसे ही किसान की समस्या उठाते हैं तो बेलवा कोठी का जो मैनेजर था मिस्टर एमन ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया 18 दिन के लिए। उसके बाद से चंपारण 3 कठिया प्रथा, इसलिए तो ये विवाद चल रहा था ना, 3 उस भाग पे जो है नील की खेती की जाती थी। और आप जानते हो कि नील की खेती अगर किसी आप जमीन पे कर रहे हैं तो वो जमीन धीरे धीरे बंजर हो जाएगा, ये आप सभी को पता है। बट इसका फायदा तो अंग्रेजों को हो ही रहा था, इसीलिए जबरदस्ती करवा रहे थे। ये कहानी तो आपको पता ही होगी। तो चंपारण 3 कठिया प्रथा इसीलिए कहते हैं इसको, 3/20। नील की खेती आपको पता ही है, इसका नकदी फसल होता है, और यूरोप में इसकी काफी मांग थी, काफी आमदनी, काफी पैसे कमा रहे थे ये सब। लेकिन नील की खेती से जमीन बंजर हो जाता है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। ठीक है, चंपारण। बट आपको पता ही है सफलता कब मिलती है, जब गांधी जी इसमें शामिल होते हैं, और गांधी जी फाइनली जो है राजकुमार शुक्ल की इनविटेशन को स्वीकार करते हैं। ये इनको लेने जाते हैं ट्रेन से, फिर ये वापस आते हैं, गांधी जी इनके साथ आते हैं बिहार में, और फिर जाकर जो है ये गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है ये सफल होता है। तो गांधी जी जो है जब बिहार में आते हैं ना, तो कुछ लोगों से मिलते हैं, तो वो नाम आपसे पूछता है क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। तो बंदर बगीचा में किसका घर है, राजेंद्र प्रसाद का घर। तो क्वेश्चन पूछता है कि बंदर बगीचा में वो किसके घर जाते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं। सिकंदर मंजिल में मौलाना मजहर उल हक का घर है, जिसके साथ ये लंदन में पढ़ाई किए थे, तो इनके घर जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन पूछेगा कि बंदर बगीचा में किसका घर है और सिकंदर मंजिल में, जिससे गांधी जी मिलते हैं। तो ये दोनों नाम इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, ये चंपारण तो ऐसे होता नहीं है सफल, आपको भी पता है, इसके लिए एक कमेटी बनती है। तो चंपारण का जो चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनती है, जिसमें गांधी जी भी शामिल होते हैं। और इसी आयोग की अनुशंसा पर जो 3 कठिया प्रथा है इसको समाप्त किया जाता है। और मतलब ये अनुशंसा पे 3 कठिया प्रथा को समाप्त करते हैं, और अवैध वसूली का 25% वापस किया जाता है। तो इस तरीके से भारत में गांधी जी का ये पहला सफल सत्याग्रह होता है। और यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। तो क्वेश्चन पूछता है कि आखिर में इनको महात्मा की उपाधि कब मिलती है, तो चंपारण सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो इस तरीके से चंपारण से कुछ भी आपसे पूछेगा ना, आप सारा बता दोगे। अब चलो, ये तो इनका पहला था सफल सत्याग्रह। इसके बाद होता है इनका खेड़ा, खेड़ा के बाद होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो इस क्रम में याद रखना ताकि क्रोनोलॉजी लगाने में आसानी हो। अब देखो, नील की खेती से संबंधित था क्योंकि अत्याचार किया जा रहा था जबरदस्ती, 3 कठिया जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वैसे भी नील की खेती से आपको पता ही है जमीन बंजर हो जाती है। उसके बाद से ये स्टार्ट होता है खेड़ा। खेड़ा जगह कहाँ पे है, तो आपको पता ही होगा, गुजरात में है। ये आखिर में क्या था, तो खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में होता है। डेट याद रखना, 1918 में हुआ। उस समय क्या हुआ ना कि भीषण अकाल हुआ, पैदावार भी कम हो गया और किसानों की आय भी कम हो गई। फिर भी अंग्रेज जो है ना जबरदस्ती वसूली करते थे। एक तो ऐसे ही अकाल जो है आ चुका है, पैदावार हो नहीं रहा है, फिर भी अंग्रेजों की वसूली कम नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आम जनता में ना काफी असंतोष आ गया, वो गुस्से में पागल हो गए कि भाई मतलब अनाज हो नहीं रहा है, हम कहाँ से वसूली का पैसा तुम्हें देंगे। तो ये हो गया। तो इसलिए फिर इन लोगों ने संपर्क किया, तो इसमें गांधी जी से, और कि गांधी जी का उस समय ये पता भी था कि इनका जो चंपारण वाला है वो सफल हो चुका है। तो इसमें लोग जुड़ते हैं, गांधी जी, विट्ठल भाई पटेल, नरहरि पारेख, महादेव गोसाई और इंदुलाल याग्निक। ये नाम आपको याद रखना है कि आखिर में खेड़ा सत्याग्रह में कितने लोग जुड़े थे, ये प्रश्न पूछता है। फिर गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन की घोषणा कर दी। तो गांधी जी, उसके बाद से बहुत सारी कहानियां होती हैं। फिर गांधी जी ने ये कहा कि देखो, सबसे मत लो, जो सक्षम है तुम सिर्फ उनसे वसूली लो। ठीक है, तो फिर उसके बाद से अंग्रेजों ने आदेश दिया कि चलो ठीक है, स्वेच्छा से, मतलब जो अपने मन से लगान देना चाहेगा ना, हम केवल उनसे ही वसूली लेंगे, हम अब जबरन वसूली नहीं करेंगे। एक बार फिर से गांधी जी का प्रयास सफल हो गया। तो खेड़ा आपसे पूछेगा कि ये किससे संबंधित है, तो ये किसानों से रिलेटेड है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि खेड़ा जो है जमींदार से रिलेटेड है कि किसान से रिलेटेड है। याद रखना, किसानों से रिलेटेड है, 1918 में हुआ। वैसे बेसिकली आप कहानी याद रखेंगे ना तो आपको भूलेगा नहीं।
अब इसके बाद से फिर से इनका दूसरा सफल सत्याग्रह हो जाता है। देन आता है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, और ये नाम से ही पता है मजदूरों से रिलेटेड है, 1918 में होता है। अब स्थान कहाँ पे है? गुजरात में है। 1916 से लेकर 1918 तक आपको पता ही है, आपको क्या पता होगा, मतलब उस समय की प्लेग की जो महामारी है वो फैल जाती है। तो अब जानते ही हो, जैसे कोरोना हुआ था कि बहुत सारे मजदूर मुंबई कहीं कहीं भी रह रहे थे, वो सब कोरोना में आपने देखा होगा कि एक जगह सब लोग बंद हो गए थे, उसके बाद से जैसे ही लॉकडाउन खुलता है सब अपने अपने घर आ जाते हैं। उसी तरीके से वहां पर भी हुआ, प्लेग महामारी फैलती है तो मजदूर अपने प्रदेश लौट जाते हैं। बट वहां का जो मालिक था वो बड़ा लालची था। उसने क्या कहा, सोचा कि रुको, इनको मैं रोकता हूं लालच देकर। तो उसने कहा कि देखो भाई, तुम लोग जाओ मत अपने घर, क्योंकि मजदूर, ये मालिक सोच रहा था कि अगर ये चले जाएंगे तो काम कौन करेगा। तो इसने कहा कि मैं तुमको 100% बोनस दूंगा अगर तुम रुक गए तो मजदूर भी बेचारे सोचे कि चलो पैसा ही मिलेगा। तो फिर प्लेग की महामारी ना समाप्त हो जाती है। 1916 में आता है और 18 में समाप्त हो जाता है। फिर मालिक जो है पलट गया, बोला कि अब मैं बोनस नहीं दूंगा। अब भाई ये होता है कि जिसके पास पैसा है वो सोचता है कि हम गरीबों का तो शोषण आराम से कर सकते हैं, ये कुछ करेंगे नहीं। बट ऐसा नहीं हुआ। फिर ये चले गए अपने मिल मजदूर नेता के पास। सारे मजदूर, मिल मजदूर की जो नेता थी वो थी अनुसुईया बेन, याद रखना। तो मिल मजदूरों ने अपने नेता को बुलाया, अनुसुईया बेन। तो अनुसुईया बेन ने बोला कि देखो भाई, तुमने तो वादा किया था 100% का, कि तुमने तो बोला 100%, तो चलो एटलीस्ट 50% तो दे ही दो। बट इसने बोला कि नहीं, मैं नहीं दूंगा 50%। जो मिल का मालिक था ना, अंबालाल साराभाई, याद रखिएगा, अंबालाल साराभाई था, इसने कहा कि मैं केवल 20% दूंगा, 50% तो नहीं दूंगा। फिर वही बात हुई। फिर उसके बाद से गांधी जी से संपर्क किया जाता है, गांधी जी को सारी बातें बताई जाती हैं। फिर गांधी जी क्या करते हैं, यहीं पर इन्होंने भूख हड़ताल की। यही क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कौन सा है, तो वो था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। गांधी जी ने भूख हड़ताल किया। उसके बाद से मालिक ने सोचा कि यार दे ही देते हैं, कुछ हो गया तो क्या होगा फिर हमारा। तो उसने कहा ठीक है 35%। तो तब जाके सारे मजदूरों को 35% मिल गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का ये सफल भूख हड़ताल था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, याद रखना। और ये भूख हड़ताल की प्रेरणा गांधी जी को किससे मिलती है? जॉन रस्किन से, जिनकी बुक है अनटू द लास्ट। तो जॉन रस्किन की बुक भी याद रखना। और गांधी जी को इन्हीं से प्रेरणा मिली थी भूख हड़ताल की। तो कुल मिलाकर अगर आपसे पूछे कि पहला भूख हड़ताल कौन सा है, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कहानी याद रखेंगे तो आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, अब ये भी हो गया इनका। अब इनका आएगा असहयोग आंदोलन। आपको पता ही है इसकी कहानी, जिसको बाद में इन्होंने खुद ही जो है रद्द कर दिया, क्योंकि उसमें हिंसा हो गई थी और गांधी जी हिंसा के खिलाफ हैं, आप जानते ही हैं। तो असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1 अगस्त 1920। जो डेट मैं लिखती हूँ ना, उसको याद रखना। जैसे ये शुरू होता है उसके बाद से आपको पता ही है 12 फरवरी 1922 को इसको स्थगित भी कर दिया जाता है। आखिर में क्यों असहयोग आंदोलन को गांधी जी को रद्द करना पड़ा, उसकी कहानी जानते हैं। ठीक है, देखो, असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है, 1 अगस्त 1920 को चालू होता है, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी इसको स्थगित कर देते हैं। आखिर में क्यों? क्योंकि चौरी चौरा जो जगह है गोरखपुर के पास, वहां पर एक कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 को। अभी आपको पता चलेगा कौन सी घटना, बट याद रखना चौरी चौरा की घटना पूछता है कब हुई है, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, गांधी जी का ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। ये भी पूछेगा कि प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा है, तो वो है असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसलिए एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बता रही हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आखिर में ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट क्यों किया गया, तो इसके रीजन आपसे पूछेगा। एक तो था रॉलेट एक्ट, काला कानून, ना दलील ना अपील, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें इतने सारे निर्देश को जो है माइकल ओडायर के निर्देश पे गोलियों से जो है धून दिया गया था। आपने वो कहानी पढ़ी ही है पूरी। तो एक था रॉलेट एक्ट, काफी आक्रोश था ही इसकी वजह से, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से भी था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी था, और एक है प्रथम विश्व युद्ध। ये 4 रीजन थे असहयोग आंदोलन के स्टार्ट होने का। ठीक है, ये इनका पहला आंदोलन था। अब इसमें क्या होता है वो सुनो। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की भागलपुर की बैठक में आयोजित होती है। विशेष अधिवेशन होता है 4 सितंबर 1922 को कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं लाला लाजपत राय। ये इसलिए याद रखना क्योंकि ये असहयोग से रिलेटेड है। अब असहयोग का विरोध जो है किसने किया, तो CR दास ने किया।
तो असहयोग का विरोध किसने किया? सीआर दास ने किया। और यह प्रस्ताव आपको पता ही है वार्षिक अधिवेशन में गया। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920। उसके बाद से तिलक स्वराज कोष बनता है 1 करोड़ का। कुल मिलाकर ये आपको कहानी याद रखनी है ताकि आपको पता चले। सबसे पहले प्रस्ताव आपको पता ही है भागलपुर की बैठक में आयोजित होता है, वो भी विशेष अधिवेशन में। ये डेट आपको याद रखना है। उसके बाद से असहयोग का विरोध करते हैं सीआर दास, ठीक है। फिर ये प्रस्ताव जो है वार्षिक अधिवेशन में चला जाता है और इसी बीच में तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। तब तिलक स्वराज कोष बनता है 1 करोड़ का, ठीक है। अब ये असहयोग जो है आंदोलन, इसके कार्यक्रम भी कुछ निर्धारित किए गए थे जो कि आपसे पूछेगा। देखो, असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने से पहले गांधी जी और सभी लोगों ने मिलकर कुछ कार्यक्रम बताए कि सबसे पहले तो सरकारी उपाधियों का हम त्याग करेंगे, क्योंकि अगर अपनी बात मनवानी है तो बहुत सारी चीजों का बहिष्कार करना पड़ता है। तो सरकारी उपाधि को हम त्याग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करेंगे, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतों का बहिष्कार करेंगे, सरकार द्वारा आयोजित चुनाव में भाग लेंगे, महिलाएं जो है मादक पदार्थों की दुकान के बाहर धरना देंगी, स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, राष्ट्रीय विद्यालय और पंचायती अदालतों की स्थापना करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करेंगे और छुआछूत को दूर करेंगे, चरखों और खादी को लोकप्रिय बनाना है। तो ये थे कुछ कार्यक्रम जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एलिमिनेट करने का पूछेगा कि इसमें से कौन सा कार्यक्रम नहीं था, तो उसके लिए तो आपको पढ़ना ही होगा ना सारा, इसलिए। अब इसी बीच में वकालत की भी त्याग होती है असहयोग आंदोलन के समय पे। तो सीआर दास हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने अपनी वकालत भी त्याग दी। इसी बीच में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हो जाती है, टोटल 6। और ये सारे के सारे नाम आपको रटना है, क्योंकि ये प्रश्न तो पूछा जा चुका है TRE 1 में, ठीक है। तो याद रखना कि राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना होती है 6। कौन कौन से नाम? बहुत आसान है, देखो याद रखना। काशी विद्यापीठ आपका उत्तर प्रदेश का हो गया, गुजरात विद्यापीठ हो गया, एक बिहार हो गया, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय हो गया, महाराष्ट्र विद्यापीठ हो गया, बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो आप नाम कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे सोचो कि 6 होगा तो एक यूपी में चला गया काशी वाला, गुजरात तो होगा ही, गांधी जी वहां से रिलेटेड हैं, तो बिहार में तो पेपर ही चल रहा है, बिहार का तो होगा ही, बाकी जामिया मिलिया और महाराष्ट्र, बंगाल, ये 3 आपको रट लेना है। तो ये थे राष्ट्रीय विद्यालय। प्रश्न ऐसे पूछा था कि कितने राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई थी, जिसमें से 3 ये लिखे थे और 1 गलत वाला लिखा था। तो पूछा इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो वहां पर ये आपको काम आएगा, तो सारे याद कर लें, ठीक है। चलिए, अब ये जो असहयोग आंदोलन था ना, उससे पहले ही गांधी जी ने बोल दिया था कि देखो भाई, हम आंदोलन तो कर रहे हैं बट अहिंसक होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, ये प्रश्न पूछता है। तो असहयोग आंदोलन में समाज के सभी वर्ग ने हिस्सा लिया था, जमींदार, किसान, मजदूर, महिला, युवा वर्ग, शहर, ग्रामीण, सभी जगह से। ये लाइन याद रखना, क्योंकि इसमें से पूछेगा कि किसने हिस्सा नहीं लिया था। उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के स्थान पर एक नया वायसराय आता है, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय। अब ये आंदोलन चल ही रहा था कि एक बहुत ही जो है भयानक घटना हो जाती है चौरी चौरा में, गोरखपुर के पास जो है 5 फरवरी 1922 में। क्या होता है कि जो भीड़ होती है उस पर पुलिस ने गोली और लाठी चार्ज किया। इससे भीड़ जो है काफी गुस्से में आ गई और भीड़ ने क्या किया, पुलिस थाने पे आग लगा दी। जैसे ही भीड़ जो है क्राउड उसने आग लगाई तो 22 पुलिस जल गए। अब उसमें गांधी जी तो बारदोली में थे, वहां पर मौजूद नहीं थे। फिर अब इसमें अंग्रेजों की हत्या हो गई थी ना, 22 पुलिस जल गए थे, तो फिर अंग्रेजों ने मुकदमा कर दिया सारी भीड़ पर और 170 लोगों को फांसी की सजा सुना देता है। बट भारत से जो वकील हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, वो 151 लोगों को बचा लेते हैं कि भाई तुम ऐसे कैसे सारी भीड़ को ही तुम, हाँ ठीक है, जो भीड़ थी उसने हमला किया, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गांधी जी खुद नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। 22 पुलिस जल गए बट 170 लोगों को फांसी की सजा, इसलिए फिर वकील जो बनते हैं हमारे मालवीय जी, वो 151 लोगों को बचा लेते हैं। और आपको पता है कि आंदोलन की शुरुआत में ही गांधी जी ने कह दिया था कि 1 वर्ष के भीतर जो है स्वराज की प्राप्ति होगी। ये चीज गांधी जी ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था। तो ये पूछेगा कि कब किस आंदोलन में कहा था, तो असहयोग आंदोलन में कहा था। अब इतना कुछ होता है तो गांधी जी से काफी दुखी हो जाते हैं और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी घोषणा करते हैं कि असहयोग आंदोलन मैं वापस लेता हूं। तो ये डेट आपसे पूछेगा, ठीक है। आई थिंक आपको मजा तो आ ही रहा होगा इतनी कहानी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने में। और देखो, इसमें ये कोई बहुत बोरियस सा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि अच्छी चीज है ना। अब यहां से देखते हैं स्वराज पार्टी। अब ये सारी चीजें हो ही रही थी क्योंकि 1922 में तो ये इसको स्थगित कर देते हैं। उसके बाद से स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में,
याद रखना 1923 मार्च में। अध्यक्ष बनते हैं CR दास, सचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू और इसमें प्रमुख सदस्य आते हैं विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंगर, NC केलकर। इस समय कांग्रेस जो है दो भागों में टूट जाता है। एक बनता है नो चेंजर। नो चेंजर का मतलब चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे, जिसमें थे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, इंदुलाल याग्निक। दूसरे थे प्रो चेंजर, जो बोलते हैं कि हम चुनाव में भाग लेंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद से आपको पता ही है कि गांधीदास समझौता में स्वराज पार्टी का विलय हो जाता है कांग्रेस में। ठीक है, ये वही है कि हम कुछ लोग चुनाव में जाते हैं, फिर कांग्रेस में ये चुनाव जीत भी जाते हैं, फिर इसका विलय हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं गांधीदास समझौता। तो ये सारे नाम आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर गांधीदास समझौता हो जाता है 1924 में, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि सब अलग अलग रहें, एक जगह रहेंगे, यूनिटी रहेगी तभी जाकर कोई भी चीज सक्सेस हो पाएगी। तो 1924 में, उसमें वो जेल में थे गांधी जी, आपको पता ही है। तो बट खराब सेहत के कारण इनको जेल से छोड़ दिया जाता है और CR दास गांधी जी के बीच, मतलब CR दास और गांधी जी के बीच में समझौता होता है और स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाता है। तो बस यही कहानी है गांधीदास समझौता की, और ये डेट आपको याद रखना है। अब एक हमारा मोस्ट फेमस जो टॉपिक है, साइमन कमीशन, जिसकी वजह से जिसको नारा दिया जाता है साइमन गो बैक। ठीक है, काले झंडे दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर में साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है, 1927, और ये भारत आता है 1928। यहीं पे मेजर ट्विस्ट है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस लिखता है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि आखिर में ये साइमन कमीशन और नियुक्ति और भारत आना दोनों अलग अलग चीज है, दोनों की डेट भी अलग है। ठीक है, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 27 में और ये भारत आता है 3 फरवरी 1928 में। भारत आता है, जैसे ही मुंबई पहुंचता है लोग हड़ताल कर देते हैं, इसको काले झंडे दिखाते हैं और नारा लगाते हैं साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। आखिर में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कमेटी बनती है ना, इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। भाई तुम हमारे लिए फैसला ले लोगे और उसमें कोई भारतीय ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए इसके लिए जो है आंदोलन चलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन कौन सा था? तो वो था दिसंबर 1927 मद्रास, वहां पे इसकी अधिवेशन चल रहा था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि साइमन कमीशन के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हो रहा था? मद्रास में। अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। ठीक है, इस वजह से। बाकी इसमें क्या होता है, यहां पर देखिए, इसी साइमन कमीशन को हम श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग जगह पे इसका विरोध हो रहा था, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, उड़ीसा, कराची। लाहौर में भी इसका विरोध हो रहा था, और लाहौर में जो विरोध कर रहे थे वो थे हमारे लाला लाजपत राय। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लाठी, बुरी तरीके से इनको लाठी से पीटा जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 में, जिसकी स्टोरी मैंने आपको पहले सुनाई हुई है, जिसका बदला लिया जाता है भगत सिंह जी के द्वारा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो लाहौर में जब इसका विरोध का प्रदर्शन कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो इनकी ये प्रश्न ऐसे पूछता है कि ऐसे कौन थे जिनकी लाठी से मृत्यु हो गई थी? तो वो थे लाला लाजपत राय। और क्यों? तो विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का 17 नवंबर 1928 में। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पर मिलेगा। हाँ, ये बात और है कि फ्री में जब चीजें मिलती हैं तो कोई उसकी उतनी वैल्यू नहीं करता है, तो ये रियलिटी है। बट चलो, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बस यही चाहूंगी कि आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए, और ये कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता ही है, श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं हम साइमन कमीशन को। इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य था क्लेमेंट इटली। ठीक है, ये नाम पूछता है। अब क्या होता है ना कि साइमन कमीशन का कुछ लोग विरोध कर रहे थे और कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे थे, तो ये नाम भी आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले हम विरोध का नाम देखते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में कौन थे? कांग्रेस था। मुस्लिम लीग भी विरोध कर रहा था, जो कि जिन्ना गुट वाला, याद रखना, 2 मुस्लिम लीग थे, एक था जिन्ना, एक था सफी। सफी वाला तो सपोर्ट कर रहा था, बट जो जिन्ना गुट था वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। किसान मजदूर पार्टी भी विरोध कर रहे थे, हिंदू महासभा भी कर रहे थे, इंडियन लिबरल एसोसिएशन भी कर रहे थे, भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस ये भी कर रहे थे। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछेगा, ये 3 पॉइंट लिख देगा और एक इसमें से लिख देगा, बोलेगा इसमें से कौन विरोध नहीं कर रहा था। आप बताओ कैसे आप इसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे जब आपको सारा पता ही ना हो। बहुत आसान है ना, एक तरीके से देखो कि साइमन वापस जाओ, उसमें कांग्रेस ही थी, तो कांग्रेस तो ऑब्वियस सी बात है विरोध करेगी, मुस्लिम लीग भी करेगी, किसान आंदोलन हुआ वो तो समर्थन करेगी नहीं, किसान मजदूर पार्टी भी करेंगे, हिंदू वाले क्यों सपोर्ट करेंगे, इंडियन लिबरल वाले भी नहीं सपोर्ट करेंगे, भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको विरोध वाले नाम पता है ना,
तो आराम से आप ये सपोर्ट वाले नाम आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, एलिमिनेट कर लोगे। दोनों में से बस कुछ याद करो, कुछ याद कर लो, ठीक है। तो ये तो काफी आसान है। विरोध वाला समर्थन कौन कर रहा था, तो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, सफी गुट, से सफी और से समर्थन, ठीक है, याद हो गया 2 पॉइंट। जस्टिस पार्टी, नाम तो जस्टिस है इसीलिए समर्थन कर रहा था, ठीक है। अखिल भारतीय छूत संगठन और केंद्रीय सिख संगठन, ये साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, तो शुरू कब हुआ, 1930। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। और आपको पता ही है सिविल डिसओबीडियंट हम जिसे बोलते हैं, ये नमक यूज करने नहीं देते थे जो अंग्रेज हैं, उसी के खिलाफ ये हुआ था। और गांधी जी ने नमक ऐसे हाथ में उठाकर इसको जो है तोड़ा था। मतलब कि ये जो नमक कानून है, ये कैसा कानून है भाई, हमारा नमक है और हम ही ना यूज करें, तो उसी से संबंधित है ये। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। और आपको पता है 12 मार्च 1930 से ये स्टार्ट होता है, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जिसे हम दांडी यात्रा बोलते हैं, और 6 अप्रैल 1930 में जो है समाप्त होता है। साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है दांडी तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था जब ब्रिटिश सरकार ने गांधी की 11 मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और इसकी शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई। गांधी जी ने आश्रम के 78 जो है अन्य सदस्यों के साथ पैदल साबरमती आश्रम छोड़ दिया। नमक बनाने का कार्य ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के लिए भारतीय लोगों को अस्वीकार का प्रतीक था। मैंने भी आपको बताया ना कि नमक यूज हम नहीं कर सकते हैं, हमारा खुद का नमक है जो कि नेचुरली है और वही हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसी पे ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो ये कहानी भी आपको याद रखना है। और 78 सदस्यों के साथ इन्होंने पैदल यात्रा की थी और ये डेट याद रखना है, ठीक है। बाकी यहां पर भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दांडी यात्रा गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर मतलब दांडी के तटीय शहर तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की। और ये प्रश्न पूछा है कितना मील, तो 241। और ये 24 दिन का था, सोचिए 24 डेज। तो पहले तो याद रखना गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च को शुरू किया था साबरमती से दांडी तक, ठीक है। और 78 अनुयायी के साथ 241 मील की यात्रा की। 24 दिवसीय आपको पता ही है। और 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। गांधी जी ने जो ये मार्च था मतलब पैदल मार्च, इसकी शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। और आप कहीं पर 240 मील लिखेगा, कहीं पे 241, दोनों में से कुछ भी मिल जाए उस पर टिक कर देना। 241 किलोमीटर में याद रखना 390 किलोमीटर साबरमती आश्रम से दांडी तक फैला हुआ है, जिसे उस समय गुजरात राज्य में नवसारी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको दांडी यात्रा से रिलेटेड पूछेंगे। फिर वो क्या होता है आपको देखो, 12 मार्च से शुरू होता है, 24 दिन की ये यात्रा होती है। और 6 अप्रैल को 1930 को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश राज नमक कानून को तोड़ते हैं। ऐसे हाथ में उठाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। ये हो गया। बिहार में भी विरोध चल रहा था। किसका चल रहा था, तो चौकीदारी कर का विरोध चल रहा था। ये क्वेश्चन पूछता है कि चौकीदारी कर का विरोध कहां पर, बिहार में। आपको पता है कि ये जो नमक आंदोलन है अलग अलग जो है राज्यों में भी हुआ था। जैसे कि जो हमारे सी राजगोपालाचारी हैं, इन्होंने तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह जो है उसका विरोध का नेतृत्व किया था। और महात्मा गांधी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में 100 लोगों के एक समूह ने वेदारण्यम तक मार्च किया था। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि तमिलनाडु में किसने शुरू किया था, राजगोपालाचारी ने। कहां तक, वेदारण्यम तक, ठीक है, याद हो गया। अब नेक्स्ट है कि चलो ठीक है, तमिलनाडु में, मालाबार में भी तो किसी ने शुरू की। तो मालाबार में नमक यात्रा जो है वो किया था के केलपन और के माधवन ने। कालीकट से लेकर पैनूर की पद यात्रा। बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं ये सारी चीजें लिख कर देती हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को रिवीजन करना है। तो के केलप्पन और के माधवन, कालीकट से पैनूर की पदयात्रा, ठीक है। चलिए अब ये हो गया आपका। अब अगस्त प्रस्ताव भी बीच में आता है, उसे पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव के समय पे जो वायसराय है वो कौन था, लिनलिथगो था। याद रखना, वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव 1940 की घोषणा की, जिसमें प्रस्ताव दिया गया संप्रभु का दर्जा, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार, जिसमें अधिकांश भारतीय होंगे, युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना होगी जहां मुख्य रूप से भारतीय संविधान का फैसला करेंगे और भविष्य के संविधान अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना अपनाया नहीं जाएगा। इसका कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने विरोध किया। बेसिकली भारतीयों को मनाने के लिए आ रहा था। आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय भी उसमें शामिल हों, बट यहाँ पर क्या किया कि जो भी इनकी बातें आ रही थी वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही जो है रिजेक्ट
रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी और मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, कहा कि भाई हमें पाकिस्तान दो, बस बात खत्म। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है क्रिप्स प्रस्ताव। एक एक चीज आपसे पूछी जाएंगी, डेट वगैरह सब कुछ। तो ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है ये भी द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन, अभी मैंने आपको बताया ना कि भारत का समर्थन पाने के लिए अंग्रेज जो है अलग अलग पैतरे जो है चला रहे थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग उसको रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि हमारी क्या मांग थी, मुस्लिम लीग की क्या मांग थी, मतलब कांग्रेस की। तो ये जो क्रिप्स था वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने हेतु वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। और इसकी जो क्रिप्स मिशन है इसकी घोषणा होती है 11 मार्च को 1942 ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चिल। ठीक है, पीएम है ब्रिटेन का। ये भारत, देखो घोषणा हुई 11 मार्च को, भारत पहुंचता है 23 मार्च को, तो इसीलिए घोषणा कब भारत पहुंचा और कब वापस चला गया, सारे पॉइंट्स याद रखना है। घोषणा होती है 11 मार्च को, भारत पहुंचता है 23 मार्च को और बस मुश्किल से 1 महीने ही रहता है और वापस लौट जाता है 11 अप्रैल को, क्योंकि इसकी दाल नहीं गलती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से इसको रिजेक्ट करते हैं। क्यों? देखो, क्रिप्स ने ऑफर दिया था। क्रिप्स का क्या ऑफर था कि डोमिनियन का दर्जा मिलेगा, सभी प्रांतों को मिलाकर भारतीय संघ की स्थापना होगी, संविधान निर्मात्री परिषद का जो है गठन होगा, बट कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था क्रिप्स प्रस्ताव। भारत आता है कि चलो भाई भारतीयों का समर्थन लिया जाए, बट कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो भी यहाँ पर डेट वगैरह मैंने लिखा ना, कहानी याद रखना, क्योंकि अभी मैंने तुक्का वाली जो वीडियो बनाई है आप उसे जरूर देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। मैंने उसमें एक चीज बोली है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा ये सब, तो आप तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। देखो, सबसे पहले तो इसमें नारा देख लेते हैं कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? यूसुफ मेहर अली ने दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय आपसे पूछेगा लिन लिथ गो। देखो, छोड़ो मतलब गो, और इसके नाम में भी गो है। लिन लिथ गो मतलब तुम जाओ, भारत को छोड़ो। तो दोनों नाम से आप रिलेट कर सकते हो। जब भी पूछेगा कि वायसराय कौन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन मतलब मेरे भारत को छोड़ो भाई, जाओ, तो लॉर्ड लिन लिथ गो, जाओ। तो नाम से क्लियर हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यही क्वेश्चन पूछा था कि करो और या मरो का नारा जो है किस आंदोलन में जो है गांधी जी ने दिया था। तो इतने तो इनके सारे आंदोलन है, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ये तीनों आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। तो आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा ये आपको याद करने का मैं बता रही हूँ। देखो, भारत छोड़ना है तो उसके लिए हमको कैसे भी करके करना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, तभी तो अंग्रेज भारत छोड़ेंगे। तो आप इस तरीके से याद कर लो कि करो या मरो का जो नारा है वो इसी आंदोलन में गांधी जी ने दिया था। अब ये क्या था इसका कारण? तो सबसे पहले देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य कारण था ना वो आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले तो आपको पता है क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, कांग्रेस मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देते हैं। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध था, भारतीयों का समर्थन भी चाहिए था, प्लस भारतीय जनता में असंतोष भी था और जापान का डर था। ये सारे जो है भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य रीजंस थे। अब भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कुछ घटनाक्रम, मतलब जो जो चीजें हुई हैं उनके डेट, जो कि बीपीएससी पूछता है। सबसे पहले याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो बैठक होती है वर्धा में, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है 6 जुलाई 1942 को। फिर वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है 14 जुलाई 1942 को। याद रखना, बैठक हुई 6 को, प्रस्ताव पारित हुआ 14 को। उसके बाद से मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में बैठक होती है और क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रस्ताव है वो 8 अगस्त 1942 को पेश हो जाता है। पेश कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू जी, और समर्थन मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही डेट आपसे पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस डेट को शुरू हुई थी, तो वो था 8 अगस्त 1942। प्रस्ताव पारित तो 14 जुलाई लिख देना, बैठक हुई थी तो 6 जुलाई। इसका समर्थन जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसको पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलो अब इस भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी एंड वही हमारे आजाद, मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बीच में आपको पता है कि ऑपरेशन 0 आवर लग जाता है और सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 9 अगस्त 1942 को। बड़े जितने भी नेता थे ना उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके वजह से जो छोटे नेता थे वो इस आंदोलन को जारी रखते हैं। ठीक है, तो सारी कहानी तो आपको याद पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो कि जैसे ही ये आंदोलन चलता है इसी बीच में अंग्रेज जो है वो ऑपरेशन 0 आवर, ये डेट पूछेगा आपसे क्योंकि 8 अगस्त को शुरुआत होती है भारत छोड़ो आंदोलन की और 9 अगस्त को ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो भी बड़े बड़े नेता थे जैसे कि गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी,
इन सभी लोगों को। तो अगर पूछे ऑपरेशन जीरो आवर कब लगा, तो 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त को तो हमारा ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। तो यह भी मैंने आपको बताया कि उसी रात जो है सभी बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को वैध घोषित कर दिया गया। गांधी जी और इन लोगों को ना गिरफ्तार करने के बाद से जेल में भेजा गया। तो वो जेल का नाम पूछेगा आपसे, जैसे कि गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई को पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि पुणे के आगा खां पैलेस में किसे बंद किया गया, तो गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई। बांकीपुर जेल में किसको बंद किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और हजारीबाग जेल में किसको बंद किया गया, जयप्रकाश नारायण। बट ये 8 नवंबर 1942 को जेल से भाग जाते हैं इनके जो दोस्त थे रामवृक्ष वेनीपुरी की मदद से। तो ये सारे पॉइंट वाइज में आपको याद रखना है क्योंकि यही प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका। उसके बाद से हमको पढ़ना है वेवल योजना। आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर टूर जो है टू समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद की कहानी क्या है वो देखिए। देखो जो वेवल योजना है, हम जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 2 समाप्त हो जाता है। उसके बाद से जो चर्चिल है, आपने देखा होगा ब्रिटेन का जो पीएम है, वो भारत की स्थिति को देखता है और वेवल एक इंसान है उसको लंदन बुलाया। फिर उस लंदन बुलाता है, बैठक होती है चर्चिल किसके किसके बीच में, चर्चिल ये पीएम है, एमरी जो कि सचिव है और वेवल जो कि वायसराय है। ठीक है, इनके बीच में बैठक होती है। फिर क्या होता है कि 14 जून 1945 को भारत पहुंचा मतलब ये भारत पहुंचता है। उसके बाद से योजना प्रस्तुत किया गया, वेवल योजना। तो आप समझ गए होंगे वेवल वायसराय था, इसी के नाम से एक योजना बनती है वेवल योजना। ये जैसे ही भारत पहुंचता है वैसे ही योजना को प्रस्तुत किया जाता है 14 जून 1945। तो इसलिए डेट याद रखना कि वेवल योजना भारत कब पहुंचा, तो 14 जून को। उसके बाद से इसने वेवल योजना बनाई। अब इस योजना में क्या क्या थी चीजें वो देखिए। वायसराय की कार्यकारी परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। ये बोलता है कि ठीक है, वायसराय के जो कार्यकारी परिषद है उसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को हटा दें तो सभी भारतीय होंगे। और जो भी कार्यकारिणी परिषद होगा उसमें हिंदू और मुस्लिम की संख्या बराबर होगी। कांग्रेस सभी और आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। तो इसने बोला कि कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल से रिहा कर देंगे और आप सभी को शिमला बैठक में हिस्सा लेना होगा, शिमला समझौता। बट वो भी सफल नहीं होता है। गांधी जी तो शिमला में रहते हुए भी शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेवल योजना है। बेसिकली इनको शिमला समझौता में शामिल करने के लिए सारी चीजें होती हैं, कुछ मांग प्रस्ताव रखा जाता है, उसके बाद से होता है हमारा शिमला समझौता। अब देखो आप एक एक चीज देखना, ये आपका 14 जून 1945 और ये शिमला समझौता आपका 25 जून से, ठीक है, 14 जुलाई 1945, क्योंकि इसी के बाद से शिमला समझौता होता है। अब ये क्या है देखते हैं। शिमला समझौता देखो 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चलता है और भारत के सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हैं। कितने, 21। कांग्रेस से कौन जाता है, तो आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान। और मुस्लिम लीग से जिन्ना, लियाकत अली, इस्माइल खां और अब्दुल रब निस्तर, ये जो है मुस्लिम लीग से शामिल होते हैं। तो आपको नाम याद रखना है। मान लो पूछ ले कि शिमला समझौता में कांग्रेस में से कौन शामिल नहीं था या फिर मुस्लिम लीग से, तो इसलिए आपको डिटेल में चीजें याद रखनी है। तो इसमें शिमला समझौता होता है, बट गांधी जी आपको पता ही है शिमला में ही थे, बट शामिल नहीं होते हैं और शिमला समझौता भी रिजेक्ट हो जाता है। कुल मिलाकर आपको पता है कि मुस्लिम लीग की मांग थी, पाकिस्तान, बहुत सारी चीजें चल रही थी और कांग्रेस की भी अपनी मांग थी, जो कि वहां से जो है मतलब हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही थी, तो बार बार ये रिजेक्ट हो रहा था। तो शिमला समझौता भी रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस जी का कुछ नारा भी आपको याद रखना है। तो जय हिंद इनका नारा है, दिल्ली चलो भी इन्हीं का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी इन्हीं का नारा है। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी ब्रिगेड, रानी झांसी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और आजाद सुभाष ब्रिगेड, ये सारी चीजें बनाए हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है, तो इनके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो ऑप्शन टिक कर देना। इसलिए मैंने सुभाष चंद्र बोस का नारा और इन्होंने क्या क्या चीजें बनाई हैं वो मैंने एक साथ लिख दिया है। ठीक है, अब शिमला समझौता भी हो गया, ये भी सारी चीजें हो गई। अब होता है लियाकत देसाई समझौता। देखो सबसे पहले किसके बीच में हो रहा है, आपको पता ही है, तब से हम कांग्रेस मुस्लिम लीग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता का प्रयास होता है। लियाकत अली कौन है, देखो ये लियाकत, ये कौन है, ये मुस्लिम लीग का उपनेता है। और जो जिन्ना है वो कौन है, मुस्लिम लीग का नेता है। भूला भाई देसाई कौन है, केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य हैं। तो भूला भाई देसाई ने प्रस्ताव रखा कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे जिसमें सेना, अल्पसंख्यक, मुस्लिम लीग, कांग्रेस सभी की संख्या बराबर होगी।
बट फिर से वही हुआ, इस लियाकत ने बोला कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हमारी मांग है कि हमको पाकिस्तान चाहिए, बस दैट्स इट। इस तरीके से ये भी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कहानी तो पता होगी, बट आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, क्योंकि इसी में से छांटने के लिए बोलेगा कौन सा नहीं है, कौन सा होगा, कौन शामिल था, तो इसके लिए आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाहिए। उसके बाद से हमारा सी राजगोपालाचारी सूत्र है। देखो आज जो भी टॉपिक्स बचे थे ना, वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो जितनी भी होगी क्लास, 30 मिनट की हो रही है, 35 मिनट की, पूरा देख लेना, भले से स्पीड कर लो, डाउनलोड कर लो, बट देखो जरूर। श्री राजगोपालाचारी सूत्र क्या है? देखो, ये 10 जुलाई 1944 को प्रस्ताव पेश होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, हम अभी तब से वही तो पढ़ रहे हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके बीच में 10 जुलाई 1944 को प्रस्ताव पेश होता है। अब ये प्रस्ताव में क्या था? देखो, प्रस्ताव में था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। पहला तो यही था कि मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस की जो स्वतंत्र, क्योंकि कांग्रेस की मांग थी पूर्ण स्वतंत्रता, इसकी मांग का समर्थन करे। उसके बाद से था कि अंतरिम सरकार के गठन का सहयोग करे। युद्ध के बाद उत्तर पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में सीमा का निर्धारण किया जाएगा, ये था प्रस्ताव। तभी गांधी जी जो है, जिन्ना को, जो कि मुस्लिम लीग का नेता है, उसको उपाधि दिए कायदे आजम, ग्रेट लीडर। तो क्वेश्चन पूछता है कि जिन्ना को ग्रेट लीडर की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने। ठीक है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हमारा आता है कैबिनेट मिशन, जो कि आई थिंक हमारा ये लास्ट टॉपिक है। 1947 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही करो। कल हम पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार और। इंडियन नेशनल मूवमेंट से 16 प्रश्न पूछते हैं, 16 के 16 आप करके आएंगे। बस कल की क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, अब आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। साथ में कांग्रेस का पूरा अधिवेशन, वो मैं रिविजन करा दूंगी। कैबिनेट मिशन, सबसे पहले डेट याद रखो, पूछता है आपसे कैबिनेट मिशन कब जो है आया, तो 1946। इसकी नियुक्ति हुई कब? तो 1946 में। आपको पता है ब्रिटेन का पीएम इटली ने देखा कि भारत में सांप्रदायिक और राजनीतिक गतिरोध हो रहा है, तो इसने सोचा कि चलो इसको दूर करने के लिए 14 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की नियुक्ति करते हैं। तो कैबिनेट मिशन की नियुक्ति होती है 14 मार्च 1946 को। अब इसमें सदस्य भी तो होंगे, और यही प्रश्न पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि आखिर में इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। ये 3 और चौथा एक गलत लिख देगा, और आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है, तो इन तीनों को तो रटना होगा। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला सर पैथिक लॉरेंस, जिसने नेतृत्व किया, AB अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों नाम याद रखना। 24 मार्च को तीनों भारत पहुंचे, और योजना जो है ये आपको पता है, ये 16 मई 1946 को होती है। उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद, क्योंकि आपको पता ही है 1946 में भी कांग्रेस का अधिवेशन चल ही रहा था। अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे, और इसी योजना में भारत में त्रिस्तरीय संस्था जो है इसकी बात की जाती है। जैसे कि पहला है अंतरिम सरकार गठन, भारत में संविधान सभा का गठन होगा, और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान मांग को रिजेक्ट इसमें। ठीक है, बट फिर आपको पता ही है आगे चल के खुद जवाहरलाल नेहरू जी एंड पटेल जी के द्वारा बोलते हैं कि ठीक है बांट दो इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद से जो रेड क्लिफ आता है, बीच में से ऐसे डिवाइड करता है, इंडिया पाकिस्तान में बांट देता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का आपको पता ही वो अपना मनाते हैं, और हमारा है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो ये सारी कहानी तो आपको पता ही है, इसलिए मैंने ये सब नहीं लिखा है। तो यहाँ पर ये त्रिस्तरीय संस्था का याद रखना कि कौन कौन सा है। पहला है अंतरिम सरकार गठन, दूसरा है भारत में संविधान सभा का गठन, तीसरा है मुस्लिम लीग के पाकिस्तान मांग को रिजेक्ट। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए जुलाई 1946 में चुनाव, 1946 का जो चुनाव होता है उसमें संविधान सभा जो होती है वो मतलब जो चुनाव होता है उसमें कांग्रेस के पास बहुमत आ जाती है। ठीक है, 1946 में जो भी चुनाव होता है उसमें कांग्रेस जो है बहुमत से जीत जाती है। तो जो वायसराय था उसने कहा कि नेहरू को बोला कि सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, तो नेहरू जी ने भी बोला ठीक है भाई, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। उसके बाद से आपको पता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो कि जिन्ना के द्वारा मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को, और आपको पता ही है क्यों, क्योंकि जिन्ना ने, क्योंकि पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया था। अभी आपने देखा ना यहाँ पर, ये देखिए मुस्लिम लीग के पाकिस्तान मांग को कैबिनेट मिशन रिजेक्ट कर देता है, इसलिए जिन्ना जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाता है 16 अगस्त 1946 को, क्योंकि पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले संविधान सभा का गठन कब हुआ, यह प्रश्न पूछा हुआ है 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अगर आप रिविजन नहीं करेंगे ना तो फिर बाद में
आप ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ब्लेम करते हैं कि यार इसने अच्छे से नहीं पढ़ाया, यहाँ से नहीं आया। और आप खुद के नोट्स को एक बार देखिएगा जरूर एग्जाम के बाद से, ठीक है, जो भी PDF में है। आप इसका इतनी बार रिवीजन कर लो क्योंकि समय कम है कि आपको यहाँ से कोई प्रश्न आए तो आप गलती ना करें, ठीक है। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 और अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद से हमारे स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो गई हमारी कैबिनेट मिशन। उसके बाद से आपको पता ही है अंग्रेजों ने जो है, यहां से एक मिनट, हाँ, अंग्रेजों ने जो है घोषणा किया 26 फरवरी 1947 को और बोला कि भारत को हम जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है। फिर आपको पता ही है पटेल और नेहरू जी ने भी कहा कि बांट दो भाई, इंडिया और पाकिस्तान को बांट दो, क्योंकि मुस्लिम लीग की भी मांग है कि हमको पाकिस्तान चाहिए। बहुत सारी चीजें हुई, आपने देखा होगा कि बंगाल में बहुत बुरी तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में काफी लड़ाई हुई और बहुत लोग मारे गए से गांधी जी काफी दुखी थे। उसके बाद से विभाजन पे सहमति बनती है, ठीक है, BP मेनन प्लस माउंटबेटन, और इसी को हम बोलते हैं 3 जून की योजना। बार बार क्वेश्चन पूछता है माउंटबेटन प्लान कब हुआ, 3 जून, ठीक है। विभाजन पे सहमति होती है, विभाजन की योजना भी तैयार हो जाती है। देन आपको पता है 3 जून 1947 को माउंटबेटन का प्लान जो है वो बनता है, जिसे हम 3 जून की योजना के नाम से जानते हैं। और फिर हमारे स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं माउंटबेटन, क्योंकि ये उस समय थे, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं राजगोपालाचारी। तो ये दोनों लाइन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में नोट किया है। माउंटबेटन प्लान डायरेक्ट पूछता है कि कब हुआ, तो 3 जून 1947, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, जितने पॉइंट्स बचे थे सब मैंने आज की क्लास में कवर कर दिया है। 1885 हम इतने। नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।